एजेंट कौन सा होता है? तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात करना है लीजा वायरस। जो लीजा वायरस है इसका पॉजिटिव एजेंट है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो लीजा लीजा वायरस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फीमेल का नाम बोल रहा हूँ। तो आप इसको याद करें, कौन सा वायरस? लीजा वायरस। कौन सा वायरस? लीजा वायरस। क्या करता है ये आपका रेबीज करता है। ठीक है, आपका जो रेबीज है वो एक जूनोटिक डिजीज है। ऐसा डिजीज जो कि फैलता है डॉग बाइट से, कैट बाइट से, मंकी बाइट से या बैट बाइट से। ठीक है, तो अगर कोई किसी को कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, बंदर या आपका चमगादड़, तो ये काट ले तो उसको हो सकता है क्या? रेबीज। ठीक है, तो ये ट्रांसफर होता है रेबीज आपका कैसे? डॉग बाइट से, कैट बाइट से, मंकी बाइट से, बैट बाइट से। और आपका केमिकल हो सकता है, जो आप केमल बोलते हो, केमल हो सकता है। तो ये सब कुछ जो भी है वो फैला सकते हैं आपका क्या? रेबीज। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं आपके लीजा वायरस की बात करूं, लीजा वायरस की, उसकी शेप कैसी होती है? तो आपको बताना सर इसकी शेप कैसी होती है? बुलेट शेप। इसकी शेप कैसी होती है? बुलेट शेप। मतलब ऐसा दिखता है जैसे कोई गोली आपको दिखाई दे रही हो, बंदूक की गोली के समान ही आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको कोई पूछ सकता है कि जो साइज होती है या शेप होती है आपकी लीजा वायरस की, वो कैसी होती है? बुलेट शेप होती है। और कितने नैनोमीटर के लिए होती है? 170 नैनोमीटर, 170 नैनोमीटर। इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कई लोग या कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो होता है नैनोमीटर या आपका माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो एक होता है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं नैनोमीटर की बात करूँ तो 170 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अगर मैं माइक्रोमीटर की बात करूँ तो 10⁻⁻6 मीटर। मिलीमीटर की बात करूँ तो 10⁻³ मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर की बात करूँ तो 10⁻² मीटर। तो ये कुछ जनरल नॉलेज होती है इसके बारे में। तो आइए टॉपिक पे फिर से चलते। जो आपका रेबीज कोज करने वाला जो वायरस होता है, कौन सा वायरस होता है? सबसे पहला क्वेश्चन सर, लीजा वायरस होता है। इसकी शेप कैसी होती है? सर, बुलेट शेप का होता है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो कितनी साइज होती है? 170 नैनोमीटर, 170 नैनोमीटर, 170 नैनोमीटर। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, जैसे मान के चलो ये एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, इसको एक कुत्ते ने काट लिया। कुत्ता आपके सामने है, ठीक है, इस कुत्ते ने इसको काट लिया और माना कि इसके पैर के आसपास काट। तो मैं कह सकता हूँ इस कुत्ते ने इसको लोअर लिम्ब पे काटा है, मतलब जो बॉडी का लोअर पार्ट है वहां पर इसने कुत्ते को काटा है। लोअर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट। ठीक है, अब ये लोअर बॉडी पार्ट पे कुत्ते ने इस पेशेंट को या इस स्टूडेंट को काटा है, तो यहाँ से वायरस स्केलेटल मसल्स के थ्रू, पेरिफेरल नर्व के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, और एक किसी कुत्ते ने इसी इंसान को हाथ पे काटा है और हाथ पे काटने के बाद में वायरस फिर से पेरिफेरल नर्व, स्केलेटल मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जो वायरस है हाथ पे काटा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अपर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट, एक होता लोअर बॉडी पार्ट। तो जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है और अपर बॉडी पार्ट है, इन बातों पे डिपेंड करता है आपका इंक्यूबेशन। कैसे? जो आपका अगर लोअर बॉडी पार्ट पे काटता है, कोई भी डॉग बाइट हो सकता है, कैट बाइट हो सकता है, तो जो वायरस होता है वो सीएनएस तक, ब्रेन तक पहुंचने में टाइम लगता है इससे पहुंचने में। और अगर टाइम लगता है पहुंचने में तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऑटोमेटिक ही ज्यादा हो जाएगा, लगभग 4 मंथ, लगभग 4 महीने, 4 मंथ, 3 to 4 मंथ आप बोल के चलो। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। अगर लोअर बॉडी पार्ट पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको, तो इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 3 से 4 महीने तक हो सकता है।
और अगर अपर में बॉडी पार्ट की बात करूँ, अपर बॉडी पार्ट की बात करूँ, तो आपका हो सकता है 7 to 30 डेज तक, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ये जनरली है, जरूर नहीं कि ये हो, लेकिन ऐसा देखा जाता है नॉर्मली। अगर अपर बॉडी पार्ट में काट रहा है या लोअर बॉडी पार्ट में लोग काट रहा है तो उसके इंक्यूबेशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट देखते, कभी कभी ये वेरी करता है, कभी कभी ये चेंज हो सकता है। 7 दिन से लेके कई सालों जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कभी कभी ये वेरी करता है। और वेरी कहाँ से करता है, 1 वीक टू मोर देन 1 ईयर। 1 वीक से लेके 1 साल से ज्यादा तक का टाइम भी आपका हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड। जो आपका रेबीज कोज करता है लीजा वायरस, ये लीजा वायरस जो है आपके सामने, इसका इंक्यूबेशन पीरियड या रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड अगर जनरली देखा जाए तो 1 to 3 मंथ होता है, 3 मंथ 4 मंथ, ठीक है। लेकिन अगर ये वेरी करना चाहे, ये चेंज होना चाहे, बदलना चाहे, तो आप बोल के चल सकते हो 7 डेज टू आपका, मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा तक का टाइम पीरियड भी आपका हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये डिपेंड करते किस पे, साइट ऑफ पर, कहाँ पर एनिमल ने काटा है, डॉग ने काटा है, ठीक है। द टाइम इज डिपेंडेड या डिपेंड ऑन द डिस्टेंस द वायरस ट्रेवल टू रीच द सीन। ये डिपेंड करता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड की, जो वायरस है वो आपके सीएनएस से कितनी दूरी पर काटा है या कितनी दूरी पर काट चुका है आपका। डॉग बाइट हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करें इसको। आगे देखते हैं लीजा वायरस की शेप। ये मैं आपको पहले पीछे बता के आ रहा हूँ कि जो लीजा वायरस की शेप होती है वो बुलेट शेप होती है। मतलब आपका लीजा वायरस एक बंदूक की गोली के समान दिखता है। आप डायग्राम देख सकते हैं पीछे, ये आपका लीजा वायरस का फिर से एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसका जो लेंथ होता है 170 नैनोमीटर होता है, 170 नैनोमीटर होता है। और इसका शेप आपको कैसे दिखाई दे रहा है, बुलेट शेप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको समझे, याद करें, बुलेट शेप का आपको दिखाई दे रहा है क्या, आपका लीजा वायरस। इंपॉर्टेंट, जो रेबीज का वायरस होता है, जो लीजा वायरस होता है, ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है आपका स्ट्रीट वायरस, एक होता है आपका फिक्स वायरस। स्ट्रीट वायरस मतलब सड़क के जैसा वायरस, जो आपका सड़क होता है, आप रोड आप जिसको बोलते हो, रोड के समान वायरस। एक होता है आपका फिक्स वायरस, ठीक है। तो आइए डिफरेंस देखते हैं आपके इन दोनों वायरस में किस प्रकार का डिफरेंस होता है, स्ट्रीट वायरस और फिक्स वायरस। तो ये आपके 2 टाइप्स वायरस की, लीजा वायरस की मैं टाइप बोल सकता हूँ। अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ आपके स्ट्रीट वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड की, तो 1 महीने से लेके 3 महीने तक इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और अगर मैं फिक्स वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूँ तो 4 से लेके 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से लेके 6 दिन होता है। सर हमें ये बताओ, ये फिक्स वायरस का अगर इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 6 दिन के लिए होता है तो क्या ये डिजीज कोज कर सकता है? हाँ, ये डिजीज कोज कर सकता है। लेकिन ये अगर डिजीज कोज करेगा तो फिर वैक्सीन कौन बनाने में काम आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका फिक्स वायरस है, ये मेनली यूज होता है आपके वैक्सीन बनाने, ठीक है। जो आपका फिक्स वायरस है ये यूज किया जाता है आपके वैक्सीन बनाने में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका नेग्री बॉडी, आपका नेग्री बॉडी प्रेजेंट होता है आपके स्ट्रीट वायरस और एब्सेंट होता है आपके फिक्स वायरस। इम्पोर्टेंट, एक होता है आपका स्ट्रीट वायरस, एक होता है आपका फिक्स वायरस। अगर मैं दोनों की बात करूं तो आप बोलोगे जो फिक्स वायरस होता है ये यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन बनाने में,
फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन में, वैक्सीन बनाने में काम में लिया जाता है। और ये आपका कोज करता है रेबीज, ये आपका कोज करता है रेबीज। अगर मैं नेगरी बॉडी की बात करूं तो यहाँ पे क्या होती है, नेगरी बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे नेगरी बॉडी एब्सेंट है। कैसी होती है, एब्सेंट है। अगर मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो आप बता के चलोगे 1 से 3 महीने तक, ठीक है। और अगर मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो आपके 4 to 6 डे इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। ये आपका फिक्स वायरस हो गया, ये आपका स्ट्रीट वायरस हो गया। आगे चलते हैं, सॉरी एक इंपॉर्टेंट लाइन, नेगरी बॉडी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स इन द न्यूरॉन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि सर नेगरी बॉडी क्या होती है ये बताओ आप। देखो आपने देखा होगा कि एक ऐसी नर्व सेल होती है, ये आपकी नर्व सेल होती है। तो इस नर्व सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में पाई जाती है आपकी नेगरी बॉडी, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में पाई जाती है आपकी नेगरी बॉडी, मैं कह सकता हूँ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। और ये कैसी होती है, इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स। आपने सुना होगा बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। तो ये कैसी होती है, इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। कैसी होती है, इओसिनोफिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, इओसिनोफिलिक, इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स। आपने सुना होगा बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। तो ये कैसी होती है, इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। कैसी होती है, इओसिनोफिल ग्रेन्यूल फिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। तो ये कैसी होती है, इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। कैसी होती है, इओसिनोफिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, इओसिनोफिलिक, इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो कि पाए जाते हैं आपके न्यूरॉन्स, कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूरोस नर्व सेल में। कहाँ पाए जाते हैं, नर्व सेल में, नर्व सेल में। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। जो नेगरी बॉडी होती है वो प्रेजेंट होती है आपके कहाँ पर, नर्व सेल में। नर्व सेल में भी कहाँ पर, आपके साइटोप्लाज्म। कैसी होती है ये, इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो आपका न्यूरॉन्स का साइटोप्लाज्म होता है इसमें पाया जाता है। तो ये आपका नेगरी बॉडी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक तो स्ट्रीट वायरस होता है, एक होता है आपका फिक्स वायरस होता है। अगर मैं नेगरी बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है फिक्स वायरस में। तो आप ऐसा बता के चलोगे, ठीक है। ये आपका वैक्सीन बनाने में काम आता है और ये आपका डिजीज को खोज करने में काम, यानी अगर रेबीज की बात करूँ तो रेबीज खोज कौन करता है, स्ट्रीट वायरस, ठीक है। तो ऐसा बता के चले, रिवाइज करें। ये आपका एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका एक मैं कह सकता हूँ स्लाइड बनाया हुआ है किसका, एक नर्व सेल का। और इस नर्व सेल में एक आपको यहाँ पे स्पॉट दिखाई दे रहा है, इसको मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ। ये आपको यहाँ पे एक स्पॉट दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, ये लो। अब आपको यहाँ पे एक स्पॉट दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का, ये स्पॉट ही आपका क्या है, नेगरी बॉडी है, नेगरी बॉडी। अगर ये स्पॉट आपका नेगरी बॉडी दिखाई दे रहा है आपको, अगर मैं इस नेगरी बॉडी की साइज की बात करूं तो ये हो सकता है 0.25 माइक्रोमीटर से लेकर 27 माइक्रोमीटर तक। अगर मैं इस नेगरी बॉडी की साइज की बात करूं तो 0.25 माइक्रोमीटर से वो आपका 27 माइक्रोमीटर तक इसका साइज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा आपको बता के चलना है। कोई सोच रहा होगा सर ये 10 माइक्रोमीटर ये क्या है, ये आपका जो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रक होता है, उसका साइज, ठीक है। ये आपका नेगरी बॉडी का साइज आप देख सकते हो, ये तो इसका मतलब बहुत कम है। तो आपका
0.25 माइक्रोमीटर से 27 माइक्रोमीटर आपको साइज बताना किसका, नेक्री बॉडी का। इसका आप स्टार मार्क कर ले, वैसे ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो आपका रेबीज होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, आपका एक डॉग था जो कि इन्फेक्टेड था किससे, रेबीज से। एक डॉग था जो कि इन्फेक्टेड था रेबीज से, और इस डॉग ने काटा किसको, ह्यूमन को काट लिया। मतलब मैं सकता हूँ डॉग बाइट देखने को मिला। अगर इसने ह्यूमन को काटा तो उस ह्यूमन की स्केलेटल मसल्स में आपका जो लीजा वायरस था ये क्या हो चुका है, इंजेक्ट हो चुका है। अगर लीजा वायरस स्केलेटल मसल्स में इंजेक्ट हो चुका है तो अब ये आपका जो लीजा वायरस है ये कहाँ जाएगा, नर्व सिस्टम में। वो भी कौन से में, सबसे पहले पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आपका क्या गया, आपका लीजा वायरस गया। ठीक है, आगे ये लीजा वायरस सबसे पहले क्या करता है, आपकी जो एसिटाइल कोलिन इसके रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये आपके जो एसिटाइल कोलिन है इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और फिर आगे चलता है कहाँ पे, स्पाइनल कोड में। और फिर स्पाइनल कोड के थ्रू ये अफेक्ट करता है आपके ब्रेन को, और ब्रेन को अफेक्ट करता है, और ब्रेन में भी मेनली आपके सेरेबेलम, कॉर्टेक्स, जो कि आपका सेरेबेलम और आपका कॉर्टेक्स होता है, इनको अफेक्ट करता है। मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी पिरामिडल सेल होती है इनको अफेक्ट करता है। कौन, आपका डॉग बाइट से जाने वाला लीजा वायरस किसको अफेक्ट करता है, सेरेबेलम को अफेक्ट करता है, कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है, और आपके पिरामिडल सेल्स को अफेक्ट करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ जो आपका रेबीज कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है और आपके पिरामिडल सेल्स को अफेक्ट करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ जो आपका रेबीज है ये कौन सी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, नर्व सिस्टम से रिलेटेड डिजीज। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपने क्या देखा, एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे, ब्लॉक कर दिए गए थे। और अगर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर ब्लॉक किए गए थे तो पैरालाइसिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, पैरालाइसिस देखने को मिल सकता है, कौन सा वाला, फ्लैसिड पैरालाइसिस देखने को मिल सकता है आपके किसमें, रेबीज में, और देखने को मिलता है लगभग 30% केस में। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। एनिमल बाइट से फैलता है, जैसे डॉग बाइट हुआ, कैट बाइट हुआ, मंकी बाइट हुआ, काऊ, गोट, शीप और कैमल वगैरह आप और भी कुछ जोड़ के चल सकते हैं। एरोसोल से भी फैलता है, मतलब आपने देखा होगा जैसे आपके जो माउथ है वहां से जो ड्रॉपलेट में निकलती है उससे हो सकता है, कोई डॉग है कोई कुत्ता है उसके मुंह से कोई एरोसोल निकल रहा होगा तो उससे फैल सकता है। आप गोट बोल सकते हो उससे, और इनके मुंह से निकलने वाले एरोसोल से भी ये फैल सकता है, कौन, आपका रेबीज। लेकिन ये आपका रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी आपका फैल सकता है क्या, रेबीज। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी इनको जोड़ा गया ताकि आप कंफ्यूज ना। तो मेनली आपको बताना है एनिमल्स बाइट से फैलता आपका क्या, रेबीज। सबसे इम्पोर्टेंट, नो सेकंड अटैक रेट ऑफ रेबीज। देखो, अगर मैं बात करूँ एक पेशेंट की या एक मैं ह्यूमन की बात कर लेता हूँ, और ह्यूमन की बात करता हूँ कैसे वाले की, हेल्थी की। एक हेल्थी ह्यूमन है, ठीक,
आगे ये ह्यूमन हेल्थ की डॉग बाइट से रेबीज के क्या बदल गया, पैसे में बदल गया, और कुछ समय बाद ये क्या हो गया, डेथ हो गया। कुछ समय बाद ये क्या हो गया, डेथ हो गया। मतलब हेल्थी था, रेबीज हुआ और क्या हो गया, डेथ, एक्सपायर हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा व्यक्ति जिसको रेबीज है क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, तो इसको दोबारा से रेबीज होने का तो चांस ही नहीं, ये तो एक बार में ही सुलट गया। तो मैं कह सकता हूँ सेकंड अटैक रेट, अटैक रेट दोबारा से या खुद को दोबारा से रेबीज होने की जो चांस होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्योंकि जो इंसान होता है वो एक बार में ही क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाता है या सुलट जाता है, जो भी आप बोले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या सेकंड अटैक रेट क्या है, इसमें 0 है या क्या है, बिल्कुल कम है, 0 ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। फूरियस रेबीज, जो आपका फूरियस रेबीज है, फूरियस का मतलब होता है आपका जो, मैं कह सकता हूँ बहुत ही डेंजरस रूप आप बोल, क्रूर आप रूप बोल के चल सकते हो, खतरनाक रूप आप बोल के चल सकते हो, ठीक है। फूरियस रेबीज क्या होता है, ठीक, आइए पढ़ते हैं फूरियस रेबीज। तो जो फूरियस रेबीज होता है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम रेबीज का जो फीवर एंड टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। आपके जो हाथ और पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन देखने को क्यों मिला, क्योंकि आपका CNS का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था आपको, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन, जैसे आपके हाथ पैरों में जलन महसूस होती है, प्रिकिंग, सुई चुभना जैसे आपको सेंसेशन देखने को, कौन सी साइड पे, जहाँ पर आपका वुंड है या जहाँ पे डॉग बाइट किया है, रेबीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो पेशेंट रेबीज वाला होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो वियोलेंस होता है, आक्रामक होता है, मैं कह सकता हूँ कि हिंसा वाला होता है, और अनकंट्रोल्ड एक्साइटेडमेंट देखने को मिलता है उस पेशेंट जिसको कि क्या है, रेबीज है। पानी से उसको डर लगता है, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। एरोफोबिया, हाइट से डर, ऊंचाई से डर देखने को मिलता है उस पेशेंट जिसको कि क्या है, रेबीज है। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है क्या, कार्डियो पल्मोनरी, जो होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक देखने को मिलता है और पेशेंट की डेथ होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात पल्मोनरी से डर देखने को मिलता है उस पेशेंट जिसको कि क्या है, रेबीज है। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है क्या, कार्डियो पल्मोनरी, जो होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक देखने को मिलता है और पेशेंट की डेथ होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कार्डियो पल्मोनरी, जो होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक देखने को मिलता है और पेशेंट की डेथ होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो आप जो होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक देखने को मिलता है और पेशेंट की डेथ होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है, हाइट से डर, ऊंचाई से डर देखने को मिलता है उस पेशेंट जिसको कि क्या है, रेबीज है। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है क्या, कार्डियो पल्मोनरी, जो होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक देखने को मिलता है और पेशेंट की डेथ होती है। तो आपको बताना सर वो एक्सपायर होता है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से। कैसे, क्योंकि अभी पीछे पीछे में आपको एक शब्द बोल के आ रहा हूं, फ्लैसिड फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस, जो फ्लैसिड पैरालिसिस है इसके कारण आपके रेस्पिरेटरी मसल और आपके कार्डियक मसल्स में क्या देखने को मिलता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है। वो पैरालिसिस देखने के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से, ठीक है।
तो इसको आप याद रखें, अगर कोई पेशेंट जिसको क्या है रेबीज है और रेबीज है तो उसकी डेथ तो निश्चित है। तो डेथ का जो आपको कारण बताना है, कार्डियो पल्मोनरी अटैक, कार्डियो पल्मोनरी अटैक उसका कारण हो। इसका कारण क्या होता है, जो मसल्स होती है, जो कार्डियक मसल्स होती है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, उनमें क्या देखने को मिलता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है। और पैरालिसिस देखने को मिलता है तो आपका जो सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम, ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और अगर ये फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, डेथ निश्चित है। तो ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर ले, जो पेशेंट रेबीज का है उसमें डेथ क्यों देखने को मिलती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, आगे चलो। एक होता है आपका पैरालाइटिक रेबीज, पैरालाइटिक रेबीज, पैरालाइटिक रेबीज मतलब ये 30% केस देखने को मिलता है। और आपका फ्यूरियस रेबीज जो होता है वो आपका 70% देखने को मिलता है। जो वुंड मसल्स होती है, जहां पर डॉग बाइट किया है या किसी भी एनिमल ने काटा है, वो मसल्स पैरालाइसिस, पैरालिसिस होने का कारण मैं बता चुका हूँ। जो आपके एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। और आपका एसिटाइल कोलिन काम नहीं कर पा रहा है, मतलब आपकी जो मसल्स की टोन है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अगर मसल्स की टोन समाप्त हो जाएगी तो पैरालिसिस होना तो निश्चित है। और अगर पैरालिसिस हो गया तो ठीक है, उस पेशेंट में धीरे धीरे देखने को मिलेगा कोमा, पेशेंट का ब्रेन धीरे धीरे कोमा में चला जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि मल्टी ऑर्गन फेलियर, आपका कार्डियक सिस्टम फेल हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो चुका है। ठीक है, आपका जो इंटेस्टाइनल सिस्टम था, जीआईटी सिस्टम, वो भी आपका फेल ही हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिल रही है। आपका हार्ट फेल हो चुका है, आपके लंग्स काम नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है, मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिल रहा है, तो कहाँ से जिंदा रहेगा। तो डेथ निश्चित होती है उस पेशेंट में जो कि क्या है, रेबीज से पीड़ित है। ठीक है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करें। मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ आपका जो रेबीज होता है, या मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ पढ़ो, जो डॉग बाइट होता है, डॉग बाइट कितने प्रकार का होता है, कितनी कैटेगरी में पाया है। सबसे पहले बात करूँ आपकी कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट क्या कहती है, इसमें क्या होता है, इस कैटेगरी में मैं कह सकता हूँ जो आपका डॉग होता है, या जो रेबीज से पॉजिटिव डॉग है, वो केवल इंसान को टच करता है, या मैं कह सकता हूँ छोटा सा स्क्रैच करता है। ठीक है, तो टच करता है उस इसको, डॉग पेशेंट को या उस ह्यूमन को जो हेल्थी था। और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं होती, और ना ही कोई लीजन बनता है, यहाँ पे कोई लीजन्स भी नहीं बनता है। कैटेगरी सेकंड की बात करते हैं। कैटेगरी सेकंड क्या कहती है, यहाँ पे आपको लीजन्स दिखाई देते हैं, लीजन्स दिखाई देते हैं, बट नॉट डेप्थ, बट ये डेप्थ में नहीं होते, डीप नहीं होते। ठीक है, और नो ब्लीडिंग, यहाँ पे किसी प्रकार का ब्लीडिंग भी दिखाई नहीं देता। और अगर मैं कैटेगरी थ्री की बात करूँ, तीसरी नंबर की कैटेगरी, तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको लीजन्स, वुंड्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और कैसा होता है, डेप्थ होता है, और कैसा देखने को मिलता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो इन कैटेगरी के हिसाब से आपको करना होता है मैनेजमेंट, आपको करना होता है मैनेजमेंट उस पेशेंट को जिसको डॉग बाइट किया है, या कैट बाइट किया है, केमल बाइट किया है। तो ठीक है, आइए मैनेजमेंट के बारे में देखें। सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट आपका पहला, फर्स्ट एड मैनेजमेंट, फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ पर्टिकुलर वुंड और बाइट। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट शब्द की फर्स्ट एड क्या होता है, जैसे ही किसी ह्यूमन को किसी ह्यूमन को डॉग बाइट किया, और किसी ह्यूमन को डॉग बाइट किया,
तो आपका फर्स्ट एड क्या होगा? आपका वहां फर्स्ट एड होगा वॉश। उस स्थान को वॉश करो, किससे? बहते हुए पानी में, रनिंग वाटर में। रनिंग वाटर में क्या करो? उसको आपको वॉश करना है, साफ करना है। ठीक है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए। फर्स्ट एड आप बता के चलोगे उस ह्यूमन को जिसको डॉग बाइट काटा है, डॉग ने काटा है, तो उस स्थान को या उस वुंड को वॉश करना होता है, साफ करना होता है बहते हुए पानी में। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करें। फर्स्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ पर्टिकुलर वुंड और बाइट का। ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन आपको देकर चलनी होती है। ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन देख के चलनी होती है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, मतलब जब डॉग ने काटा या किसी ऐसे डॉग ने काटा जो कि पहले से रेबीज था उसको, और उसने काट लिया, तो आप क्या करोगे? एंटी रेबीज वैक्सीन देके चलोगे और इम्यूनोग्लोबिन देना होता है। एक होता आपका चिक, एक होता आपका हॉर्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है आपका क्या? इम्यूनोग्लोबिन। तो आइए आगे देखते हैं। डॉग बाइट, डॉग बाइट सबसे पहला, नो बाइट, काटा नहीं है। नो इरोजन, किसी प्रकार का इरोजन नहीं हुआ। नो केयर ओनली हैंड वॉशिंग, आपको किसी प्रकार का कोई केयर नहीं करना है, केवल आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है। कैसे? रनिंग वाटर में, रनिंग वाटर में। ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी हो गई। ठीक है, दूसरी कैटेगरी, बाइट्स किया, स्क्रैच हुआ, बट डीप नहीं था, ज्यादा डीप नहीं था, और किसी प्रकार का कोई ब्लीडिंग भी नहीं था, तो आपको क्या करना? फर्स्ट एड देना। मतलब बहते हुए पानी में तो उसको क्या करना? वॉश करना, धोना होता है, और एंटी रेबीज वैक्सीन देना है। सबसे पहले उसको क्या देना? एंटी रेबीज वैक्सीन देना है। ठीक है, सबसे पहला क्या हुआ? कैटेगरी फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपको पीछे बोल के आया था कि एक ऐसा जहां पर किसी प्रकार का कोई स्क्रैच नहीं होता है। ठीक है, और ना ही कोई इरोजन होता है, ना ही कोई ब्लीडिंग होती है, तो यहाँ पर आपको वॉश करना होता है, हैंड वॉश करना होता है, हैंड वॉश करना होता है। ठीक है, हाथ को धोना होता है। कैसे? पानी में, रनिंग वाटर में। रनिंग वाटर में आपको क्या करना होता है? वॉश करना। अगर मैं बात करूँ आपके वो ही कैटेगरी दूसरी के लिए, सेकंड कैटेगरी के लिए, तो इसके लिए आपको देखना होगा, आपको फर्स्ट एड आपको देना होता है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब क्या? हाथ को वॉश करना, हाथ को वॉश करना, धोना, किससे? रनिंग वाटर में। और दूसरा आपको जो रेबीज की वैक्सीन होती है वो भी देख के चलनी होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके कैटेगरी थर्ड की, कैटेगरी थर्ड की, कैटेगरी थर्ड की, तो यहाँ पे ट्रांसडर्मल बाइट हुआ है, डीप हुआ है, मल्टीपल बाइट हुआ है, और कट आपका नोज पे भी हो सकता है, माउथ पर भी हो सकता है, आंखों पर भी हो सकता है, इनर बॉडी पार्ट पर भी हो सकता है। अगर आपका थर्ड नंबर का कैटेगरी देखने को मिला, तो आपको फर्स्ट एड देना होता है सबसे पहले। मतलब वॉश करना होता है किसको? उस स्थान को। कैसे? बहते हुए पानी में। एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है, और आपका लास्ट में देना होता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है। तो ये आपका तीनों कैटेगरी का मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट एड में आप देख के एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है, और आपका लास्ट में देना होता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है, नहीं होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है, और आपका लास्ट में देना होता है इम्यूनोग्लोबिन हुए पानी में। एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है, और आपका लास्ट में देना होता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है।
तो ये आपका तीनों कैटेगरी का मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट एड में आप देख के इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है, तो ये रेबीज वैक्सीन देनी होती है और आपका लास्ट में देना होता है उस स्थान को कैसे बहते हुए पानी में। एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है, एंटी देना होता है सबसे पहले, मतलब वॉश करना होता है किसको, उस स्थान को कैसे बहते हुए पानी में। एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन देनी होती है और आपका लास्ट में देना होता है इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है। तो ये आपका तीनों कैटेगरी का मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट एड में आप देख सकते हो यहाँ पे वॉश करना हो रहा है एंड इरिगेट द वुंड, आपका जो वुंड है उसको वॉश करो, इरिगेट करो इसको वुंड, रनिंग टैप वाटर में बहते हुए पानी और सोप के साथ, साबुन के साथ। अगर आपकी आंखें भी इसमें इन्वॉल्व हो, आपके आंखों पर भी किसी लोग ने वाइट किया है या कोई वाइटिंग का केस है, तो आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आपकी जो आंखें होती है उसको साफ करके चल सकते हो। सुचरिंग, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कितने ड्यूरेशन तक सूचरिंग नहीं करते हैं, कितने ड्यूरेशन तक सूचरिंग नहीं करते हैं, तो 24 से 48 आवर तक सूचरिंग नहीं करते उस स्थान की जहां पर डॉग बाइट किया है या कैट बाइट हुआ है। इसका कारण यह है क्योंकि जैसे मान के चलो ये, ठीक है, यहाँ पे एक घाव बना हुआ है और एक मैं कह सकता हूँ कि आपका वुंड है, यहाँ पे कुछ लीजा वायरस, मैं बना के देखती हूँ, ये आपके लीजा वायरस है। ठीक है, अब आपने क्या किया, अगर इस वुंड को या इस लीजन्स को क्या कर दिया, सूचरिंग कर दी, तो आपका कुछ लीजा वायरस स्किन के अंदर रह सकता है और अगर ये स्किन के अंदर रह गया तो क्या देखने को मिलेगा, नर्व सिस्टम के थ्रू या आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाएगा और आपको कोज कर सकता है। लेकिन अगर आपने 24 से 48 घंटे तक अगर इस लीजन्स का सूचरिंग नहीं किया, तो अगर आपने 3 से 4-5 बार वॉश किया, साबुन से वॉश किया, तो हो सकता है ये लीजा वायरस सोप के साथ, रनिंग टैप वाटर के साथ बाहर आ जाए और आप बच जाए। तो नहीं करना होता सूचरिंग, कितने समय के लिए, लगभग 24 से 48 घंटे तक तो सूचरिंग करनी ही नहीं है, 24 से 48 घंटे बाद में सूचरिंग करनी है। ठीक है, तो इसको आप स्टार मार्क लगा लें। ठीक है, क्यों नहीं लगा ले, क्यों सूचरिंग 24 से 48 घंटे बाद में की जाती है, ताकि जो भी लीजा वायरस है, वो वायरस रेबीज का वायरस हो सकता है, वो आपके इस वाले एरिया में अगर प्रेजेंट हो, तो आप जैसे ही 2-3 बार या 4-5 बार वॉश करेंगे हैंड को, ये क्या हो जाएगा, रनिंग वाटर के साथ बाहर निकल जाए, साफ हो जाए। आगे देखते हैं इम्यूनाइजेशन। जो आपका इम्यूनाइजेशन होता है आपका रेबीज के लिए, वो कैसा होता है, रेबीज वैक्सीन, रेबीज या एंटी रेबीज वैक्सीन, तो ये आपको देनी होती है और कैसे देनी होती है, ये देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं 4 डोज की वैक्सीन की बात करूँ और एक बार मैं बात करूंगा आपका 5 डोज वैक्सीन, ये वैक्सीन में आपके पढ़ रहा हूँ कैटेगरी सेकंड के लिए और कैटेगरी थर्ड के लिए। ठीक है, ये भी आपका है कैटेगरी सेकंड के लिए और कैटेगरी थर्ड के लिए। ठीक, अगर मैं कैटेगरी फर्स्ट की बात करूँ तो वहां पे आपका रनिंग टैप वाटर, ये क्या है, सबसे अच्छा मैनेजमेंट है, वो शानदार है। तो यहाँ पे आपको देना होता है 4 डोज का वैक्सीनेशन, 4 डोज का वैक्सीनेशन देना होता है। कैसे देते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले 4 डोज का वैक्सीनेशन अगर देना होगा, अगर हमें 4 डोज का वैक्सीनेशन, तो कैसे देंगे आप 4 डोज का वैक्सीनेशन, सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी डोज देंगे, कब कब देंगे, साइड क्या होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0, 0, 7, 21, 28 लिखा हो, इसका मतलब आपको 0-0 का मतलब होता है जैसे ही आप हॉस्पिटल में गए, आपको डॉग ने बाइट किया था, आप हॉस्पिटल में गए, आपको 2 डोज दी जाती है, आपको 2 डोज दी जाती है।
किसकी? आपका रेबीज का वैक्सीन की, रेबीज का इम्यूनाइजेशन का। आपको 2 डोज दिया जाता है। कब? जब फर्स्ट विजिट होती है। जब आपका फर्स्ट विजिट होता है तब कितना डोज दिया जाता है? 2 डोज दिया जाता है। एक आपका दिया था लेफ्ट आर्म पर, एक दिया जाता है राइट आर्म। एक दिया जाता है लेफ्ट आर्म पर, एक दिया जाता है आपका राइट आर्म पर। तो यह आपका 2 डोज दिया जाता है। हो सकता है कि आपके एंटेरो लेटरल थाई पे भी दिया जा सकता है। एक होता है आपका लेफ्ट एंटेरो लेटरल थाई, एक होता है आपका राइट एंटेरो लेटरल थाई। तो ये दोनों साइड आपके करेक्ट है। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आंसर में। सबसे पहला अगर हम देखें 4 डोज वाले केस की, जहाँ पे अपने को 4 डोज देनी होती है, 0 0 7, ठीक है, 21 20। तो ये आपका 4 डोज वाला था। अगर मैं सबसे पहले 0 0 की बात करूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको फर्स्ट टाइम देना होता है, ठीक है, लेफ्ट आर्म पे देना होता है, राइट आर्म पे देना होता है, और हो सकता है एंटेरोलेटरल जो थाई होती है वहां पे आप बोल के चलो कौन सी वाली, लेफ्ट वाली, कौन सी वाली, राइट वाली। तो ये आप बोल के चलोगे। ये आपका 2 डोज कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड डोज 7 डेज पे दी जाती है। सेकंड डोज आपका, सॉरी, थर्ड डोज की बात कब दी जाती है? 7 डेज पे दी जाती है। कौन सी डोज? आपकी 7 थर्ड डोज। और आप बोल के चल सकते हो या तो राइट आर्म और या लेफ्ट, या आपका एंटीरियर लेटरल थाई, या आपका एंटीरियर लेटरल थाई राइट वाला या लेफ्ट वाला, जो भी आप बोलो, ये लेफ्ट वाला या राइट वाला, ठीक है। तो ये आप बोल के चल सकते हो। अगर मैं चौथी डोज की बात करूँ तो आप 21 डेज में भी देख के चल सकते हो या 28 डेज में भी देख के चल सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? वही आपका राइट लेफ्ट का हिस्सा, ठीक है, राइट एंटीरियर लेटरल थाई, लेफ्ट एंटीरियर लेटरल थाई। तो यह बोल के चलोगे तो इनमें से आप कोई सी भी साइड एक बोल के चल सकते हो, आपका दोनों आंसर करेक्ट है। तो यह आपका 4 डोज का हुआ। अगर मैं डोज के अमाउंट की बात करूँ, अगर मैं चाइल्ड की बात करूँ जो कि लेस देन 2 ईयर है, तो आपको बताना 0.5। और अगर मैं एडल्ट पर्सन की बात करूँ, तो आपका एडल्ट पर्सन में होना चाहिए आपका 1 ml, ठीक है, 1 ml आपको ये बता के चलना है। तो यह आपका कौन सा हुआ? 4 डोज वैक्सीन। अब देखते हैं 5 डोज वैक्सीनेशन क्या होता है, 5 डोज वैक्सीनेशन क्या होता है। 5 डोज वैक्सीन, ठीक है, 1 ml आपको ये बता के चलना है। तो यह आपका कौन सा हुआ? 4 डोज वैक्सीनेशन। अब देखते हैं 5 डोज वैक्सीनेशन क्या होता है, 5 डोज वैक्सीनेशन क्या होता है। 5 डोज वैक्सीनेशन सबसे पहले आपको देना होता है 0 डोज, फिर 3 दिन बाद में, फिर 7 डेज बाद में, फिर आपका 14 डेज बाद में, फिर आपका 28। मतलब जो होता है, सबसे पहले पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में आएगा आपको पहला डोज देना, उसके बाद में आपको तीसरे दिन उसको बुलाना होगा, 7वें दिन बुलाना होगा, 14 दिन बुलाना होगा, और ऐसे। तो मैं कह सकता हूँ कि पेशेंट को आपने टोटल 5 विजिट कराई और डोज कितना दिया आपने? 5 डोज दी, ठीक है। अगर मैं 4 डोज की बात करूँ, 4 डोज वैक्सीनेशन की बात करूँ, आपने विजिट कितनी कराई थी? 3 विजिट। और आपने डोज कितनी दी? 4 डोज। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करें। आपको रूट बताना है, दोनों में IM रूट बताना है, इंट्रामस्कुलर रूट आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप बोल के चलोगे। ये आपका 4 डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ, 5 डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ। आइए आगे देखते हैं आपका इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन आप देख के चलते हो उस पेशेंट को जो एक्सपोज हुआ है, इसमें आपका रेबीज का वीजा वायरस में एक्सपोज हुआ है।
सबसे पहले हम बात करें आपकी ह्यूमन रेबिज इम्यूनोग्लोबिन देना होता है, ह्यूमन रेबिज इम्यूनोग्लोबिन देना होता है जो कि आपका चिक एम्ब्रियो से बनता है। और अगर इसकी मैं डोज की बात करूँ तो आपका 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से आपको देना होता है। कौन सा आपका ह्यूमन रेबिज इम्यूनोग्लोबिन। और मैक्सिमम जो आपका घाव है लगभग घाव में 80% जो हिस्सा होता है वो आपको घाव में लगाना होता है, वुंड में लगाना होता है। बचा हुआ 20% जो हिस्सा होता है वो आपको आईएम लगाना होता है, डेल्टोइड मसाज पे लगा सकते हो, ठीक है। आप एंटेरोलेटरल आस्पेक्ट पे लगा सकते हो। तो जो बचा हुआ 20% हिस्सा होता है वो आप क्या लगाओगे, डेल्टोइड मसाज पे लगा दोगे। और जो 80% का जो हिस्सा बचा हुआ है वो आप वुंड में देके चलो। रिमेनिंग जो पार्ट है वो इंजेक्ट करोगे आईएम इंट्रामस्कुलर डेल्टोइड मसाज, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक और की हॉर्स रेबिज इम्यूनोग्लोबिन, ऐसी इम्यूनोग्लोबिन जो कि हॉर्स घोड़े के सीरम से प्राप्त होती है। जो घोड़ा होता है उसके सीरम से प्राप्त होती है। और अगर घोड़े के सीरम से प्राप्त होती है कोई इम्यूनोग्लोबिन तो उसका डोज का अमाउंट कितना होगा, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं वुंड की बात करूं, वुंड की बात करो तो वुंड में देनी होती है आपको 50%। और आपका जो आईएम देना होता है जैसे डेल्टोइड मसल्स पर, तो आपको वहां पर कितनी देनी होती है, 50%। 50% देनी होती है आपको कौन सी, और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। तो ये एक आपका छोटा सा टॉपिक था रेबीज पर कितनी देनी होती है, 50%। 50% देनी होती है आपको कौन सी, और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। तो ये एक आपका छोटा सा टॉपिक था रेबीज। रेबीज में आप क्या पढ़ते हैं एक बार देखते हैं, इसका आपको क्या क्या देखने, जो ब्लड शेप का जो पेशेंट होगा उसमें डेथ हो सकता है। डेथ का कारण क्या बोलोगे आप, डेथ का कारण बोलोगे कार्डियो पल्मोनरी अटैक। डेथ का कारण क्या होगा, कार्डियो